क्या अमेरिका फिर से पूरी दुनिया से व्यापार युद्ध लड़ने वाला है? डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर एल्यूमिनियम और स्टील पर भारी टैरिफ की घोषणा करके वैश्विक बाजारों में हलचल मचा दी है। चीन, भारत और ब्राजील जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को अब तगड़ा झटका लग सकता है। क्या ये अमेरिका फर्स्ट है या ग्लोबल इकोनॉमी का गेम ओवर? वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना, और साथ ही ऐसे ही अंतरराष्ट्रीय अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना ताकि आप रहे दूसरों से एक कदम आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एल्यूमिनियम और स्टील के आयात पर एक बार फिर भारी टैरिफ लगाने की घोषणा की है। यह निर्णय घरेलू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के उद्देश्य से लिया गया है। ट्रंप ने कहा कि यह कदम अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत देश की सुरक्षा और औद्योगिक आत्मनिर्भरता के लिए जरूरी है। इस फैसले से चीन, भारत और ब्राजील जैसे देशों की कंपनियों को झटका लग सकता है। इस नीति के कारण अमेरिका में व्यापारिक साझेदारों के साथ तनाव बढ़ सकता है, विशेष रूप से यूरोपीय यूनियन और कनाडा जैसे पारंपरिक सहयोगी देशों के साथ। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ बीजिंग में मुलाकात की, जहां दोनों नेताओं ने रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए। चर्चा में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विस्तार, रक्षा सहयोग और व्यापारिक आदान प्रदान प्रमुख विषय रहे। चीन अब पूर्वी यूरोप में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहता है और बेलारूस को एक महत्वपूर्ण रणनीतिक सहयोगी के रूप में देखा जा रहा है। इस साझेदारी से पश्चिमी देशों में चिंता बढ़ सकती है, खासकर नेटो के भीतर। रूस के ब्रायंस्क और कुर्स्क क्षेत्रों में रेलवे पुलों पर हुए धमाकों ने 2 अलग अलग ट्रेनों को निशाना बनाया, जिससे दर्जनों यात्रियों के घायल होने और कई मौतों की खबर सामने आई है। रूसी सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि ये हमले यूक्रेनी सैबोटाज यूनिट्स द्वारा किए गए हैं। रूस अब यूक्रेन की सीमा से लगे क्षेत्रों में सुरक्षा और निगरानी बढ़ा रहा है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय ने एक नई फिल्म पर्यटन नीति की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य राज्य की हरी भरी वादियों, झरनों और जनजातीय संस्कृति को ग्लोबल फिल्म मेकर्स के लिए एक आकर्षक शूटिंग स्थल के रूप में प्रस्तुत करना है। मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने बताया कि इस नीति के तहत विदेशी और घरेलू फिल्म निर्माताओं को सब्सिडी, टेक्निकल सपोर्ट और शूटिंग परमिट में आसानी दी जाएगी। यह पहल न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगी, बल्कि स्थानीय युवाओं को फिल्म इंडस्ट्री में रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगी। जापान में जनसंख्या संकट और गहराता जा रहा है। 2024 के आंकड़ों के अनुसार देश में पहली बार जन्म दर 700,000 से नीचे चली गई है। यह एक ऐतिहासिक गिरावट है। जापानी सरकार के लिए यह एक गंभीर सामाजिक और आर्थिक चुनौती है, क्योंकि देश की वृद्ध होती आबादी पहले से ही पेंशन, स्वास्थ्य सेवा और श्रम शक्ति पर दबाव डाल रही है। प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने इसे राष्ट्रीय आपातकाल करार देते हुए नई फैमिली सपोर्ट नीतियां लागू करने की घोषणा की है, जिनमें नकद प्रोत्साहन, मुफ्त बाल देखभाल और कामकाजी माताओं को सब्सिडी देने जैसी योजनाएं शामिल हैं। जर्मनी ने डिजिटल संप्रभुता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। Amazon वेब सर्विसेज AWS ने जर्मनी में एक नया सॉवरेन क्लाउड स्थापित करने की घोषणा की है, जो देश के डेटा सुरक्षा और गोपनीयता मानकों के अनुरूप होगा। लंदन में एक ऐतिहासिक इमारत में पहली पॉकेट स्टोरेज सुविधा की शुरुआत की गई है, जो शहर में बढ़ती भंडारण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक अभिनव समाधान प्रदान करती है। पेरिस में पेरिस सेंट जर्मेन PSG की UEFA चैंपियंस लीग जीत के बाद जश्न के दौरान हुए दंगों में 2 लोगों की मौत हो गई और 500 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन घटनाओं ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्राजील ने जुलाई में रियो डी जनेरियो में बोरिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की घोषणा की है, जिसमें 20 देशों के नेता भाग लेंगे। इसके अलावा ब्राजील ने COP30 जलवायु सम्मेलन की मेजबानी के लिए अमेजन क्षेत्र के शहर बेले को चुना है, जो देश की जलवायु प्रतिबद्धताओं को दर्शाता है। कनाडा में जंगल की आग की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिससे हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है। इसके अलावा किंग चार्ल्स III ने हाल ही में कनाडा की यात्रा की, जिसमें उन्होंने संसद को संबोधित किया और देश की संप्रभुता को मजबूत करने पर जोर दिया। इटली में समलैंगिक जोड़ों के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रगति हुई है। 22 मई 2025 को इटली की संवैधानिक अदालत ने एक ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि विदेशों में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के माध्यम से संतान प्राप्त करने वाले समलैंगिक महिला जोड़ों को अब दोनों माताओं के नाम बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में स्वतः शामिल किए जाएंगे। इससे पहले केवल जैविक मां को ही कानूनी अभिभावक माना जाता था और दूसरी मां को कानूनी मान्यता प्राप्त करने के लिए अदालत का सहारा लेना पड़ता था। इस निर्णय से LGBTQ+ समुदाय को कानूनी और सामाजिक मान्यता में महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला है। ऑस्ट्रेलिया में प्रतिस्पर्धा कानून में 1974 के बाद सबसे बड़ा संशोधन किया गया है। नए कानून के तहत बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कंपनियों पर अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता की आवश्यकता होगी। इस संशोधन का उद्देश्य बड़े व्यवसायों के एकाधिकार को रोकना और छोटे व्यवसायों को समान अवसर प्रदान करना है। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति ली जेम्युंग ने 3 जून को पदभार ग्रहण किया। अपने पहले संबोधन में उन्होंने उत्तर कोरिया के साथ वार्ता को पुनः आरंभ करने का संकल्प लिया और अमेरिका तथा जापान के साथ संबंधों को मजबूत करने का संकल्प लिया।
इसके अलावा उन्होंने अमेरिका के साथ चल रही व्यापार वार्ताओं में अधिक समय की मांग की है ताकि देश की अर्थव्यवस्था और घरेलू मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। तुर्की और फिनलैंड ने रक्षा उद्योग सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता रूस से उत्पन्न होने वाले खतरों के मद्देनजर दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। इसके अलावा 2 जून को तुर्की के मुगला प्रांत में 5.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और कई लोग घायल हुए। गाजा पट्टी में मानवीय संकट गहराता जा रहा है। इजरायली सेना द्वारा हाल ही में किए गए हवाई हमलों में दर्जनों लोगों की मौत हुई है और पूरे दिन के लिए खाद्य सहायता वितरण को रोक दिया गया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब गाजा में भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इस मुद्दे पर आज मतदान करने वाली है। स्पेन में आवास संकट के चलते मैड्रिड के आसपास के घोस्ट टाउन कहे जाने वाले परित्यक्त कस्बों में फिर से जीवन लौट रहा है। बढ़ती आवास मांग और किफायती विकल्पों की तलाश में लोग इन क्षेत्रों में बसने लगे हैं। इस प्रवृत्ति से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिल रहा है। इंडोनेशिया की पर्यटन उद्योग में अप्रैल 2025 में 9% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की बढ़ती संख्या को दर्शाता है। इसके अलावा इंडोनेशिया ओपन 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट 3 से 8 जून तक जकार्ता में आयोजित हो रहा है, जिसमें विश्व के शीर्ष खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। थाईलैंड ने स्वीडन की रक्षा कंपनी SAB से 4 और ग्रिपेन JS-39 लड़ाकू विमान खरीदने की योजना की घोषणा की है। यह सौदा दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करेगा। नीदरलैंड्स की सरकार गिर गई है जब गियर्ट वाइल्डर्स की पार्टी ने सत्तारूढ़ गठबंधन से समर्थन वापस ले लिया। इस राजनीतिक उथल पुथल के बीच द हेग में 26 जून को नेटो शिखर सम्मेलन आयोजित होने वाला है, जो देश के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है। स्विट्जरलैंड स्थित निवेश फर्म पार्टनर्स ग्रुप ने अमेरिका में अपने विस्तार की योजना की घोषणा की है। यह कदम अमेरिकी बाजार में उनकी उपस्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इसके अलावा वाइस्की इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड ने अपनी वार्षिक आम बैठक को 27 जून 2025 तक स्थगित कर दिया है, जो अब ज्यूरिख कार्यालय में आयोजित की जाएगी। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने अमेरिका के परमाणु समझौते के प्रारंभिक प्रस्ताव की आलोचना की है, हालांकि उन्होंने समझौते की संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया है। इसके अलावा ईरानी अंतरिक्ष एजेंसी ने जून के मध्य में 2 नए उपग्रहों जफर-2 और पाया को कक्षा में स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। दक्षिण अफ्रीका की व्यावसायिक गतिविधि मई 2025 में 4 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, जिसे मजबूत मांग और उत्पादन में वृद्धि के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। इसके अलावा इको अटलांटिक ऑयल एंड गैस लिमिटेड ने ऑरेंज बेसिन में ब्लॉक 1 के लिए अन्वेषण अधिकार और 75% हिस्सेदारी प्राप्त की है। सिनाई में स्थित प्राचीन सेंट कैथरीन मठ हाल ही में तनाव का केंद्र बन गया है, जब एक मिस्र की अदालत ने इसके आसपास के क्षेत्र में निर्माण कार्य की अनुमति दी। इस निर्णय ने धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। सिंगापुर और फ्रांस ने विमानन क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक नया समझौता किया है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क को बढ़ाना है। इसके अलावा सिंगापुर स्थित इंश्योरटेक कंपनी इग्लू ने दक्षिण पूर्व एशिया में बीमा संचालन को बढ़ावा देने के लिए नई तकनीकी समाधान पेश किए हैं। पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में एक छापेमारी के दौरान 14 आतंकवादियों को मार गिराया है। इसके अलावा 2 जून 2025 को कराची की मालिर जिला जेल से 216 कैदी भूकंप के बाद की अफरा तफरी में भाग निकले, जिनमें से 78 को अगले दिन तक पकड़ लिया गया था।